चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम, न्यू चैप्टर एग्रीकल्चरल इनकम। तो इन इंडिया एसएससी को एग्रीकल्चरल इनकम हुई, एग्जेम्प्ट है फ्रॉम इनकम टैक्स, इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आउटसाइड इंडिया अगर एसएससी को एग्रीकल्चरल इनकम होती है तो टैक्सेबल होगी। सिर्फ इन इंडिया वाली एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है। इस पर एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10 क्लॉज 1 में। अब समझते हैं एग्रीकल्चरल इनकम का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग के लिए सेक्शन 2(1)(a), सेक्शन 2 क्लॉज 1(a) एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन: एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल, एसएससी ने किसी किसान को अपनी इंडियन लैंड यूज करने के लिए दी और किसान ने उस लैंड का यूज किया फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। एसएससी लैंडलॉर्ड है, किसान को किराए पर अपना खेत दिया ताकि किसान उसमें अपनी खेती कर सके। एसएससी लैंडलॉर्ड है, एसएससी को बदले में उससे रेंट मिला। ये रेंट भी इस लैंडलॉर्ड के हैंड्स में एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। तो किराए की इनकम है, एग्रीकल्चरल लैंड किसान को किराए पर दी, उससे रेंट रिसीव हुआ, ये रेंटल इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है। ठीक है, किसके लिए? लैंडलॉर्ड के लिए। फिर वो जो किसान उसमें खेती कर रहा है और अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पैदा कर रहा है, तो उसको वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की सेल से, फसल सेल करने से जो इनकम होगी, तो किसान के हैंड्स में वो एग्रीकल्चरल इनकम है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, किसी पर्सन ने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड किसान को एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए दी, उससे लैंडलॉर्ड को किराया मिला, ये किराया एग्रीकल्चरल इनकम है। सेकंड, किसान ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उस पर पैदा किया और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेल किया, उससे किसान को जो इनकम हुई वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है। फिर इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, कौन सी इनकम? जैसे कई लोग फार्म हाउस वगैरह में सब्जियां, फल फ्रूट वगैरह उगाते हैं, ठीक है, उनको सेल करने से इनकम हुई, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है। फार्म हाउस किसी को किराए पर दिया शूटिंग, फिल्म शूटिंग के लिए, तो उससे जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। ठीक है। फिर एनी इनकम derived from saplings and seedlings grown in a nursery, नर्सरी में पेड़ पौधे उगाए और फिर वो सेल किए। नर्सरी में पेड़ पौधे उगाए और सेल किए, उससे जो इनकम हुई वो एग्रीकल्चरल इनकम है। ठीक है, तो हमने एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन समझी। फसल सेल करने से इनकम हुई, एग्रीकल्चरल इनकम है। अपनी जमीन किसी किसान को एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उगाने के लिए दी, उसे किराया मिला, तो वो किराया एग्रीकल्चरल इनकम है। फिर थर्ड हमने बात की, फार्म हाउस में सब्जियां, फल फ्रूट वगैरह उगाए, उनको सेल किया, उससे इनकम हुई, वो एग्रीकल्चरल इनकम है। फिर हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा कि नर्सरी में पेड़ पौधे उगाए, बेचे, उससे इनकम हुई, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इनकम के एग्जांपल्स: रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सटेनेंट, फूलों की खेती की, इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट और फ्लावर्स, फूलों की खेती की, उससे इनकम हुई, वो एग्रीकल्चरल इनकम है। पेड़ पौधे उगाए, जंगल में पेड़ पौधे उगाए, वो पेड़ पौधे बेचे,
एग्रीकल्चरल इनकम है। और सबसे खास बात, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका बिजनेस ही है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करना। पार्टनरशिप फर्म इज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, लेकिन पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो सैलरी और इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में एंगेज्ड है, ऐसी पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट रिसीव हुआ। प्रॉफिट शेयर तो एग्जम्प्ट है, लेकिन जो सैलरी और इंटरेस्ट मिला, वो सैलरी और इंटरेस्ट पार्टनर के हैंड्स में एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप फर्म कर रही है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में एंगेज्ड है, लेकिन ऐसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स को जो सैलरी और इंटरेस्ट रिसीव होगा, वो पार्टनर्स की इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर के लिए एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। ठीक है, खास पॉइंट है। फिर एग्रीकल्चरल इनकम क्या नहीं है? कुछ चीजें एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, तो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि आपने किसी किसान को अपनी एग्रीकल्चरल लैंड दी ताकि वो किसान उस पर खेती करे, और उस किसान से आपको किराया मिला, ये किराया एग्रीकल्चरल इनकम है। लेकिन आपने उस किसान को बोला किराया टाइम पर दे देना, टाइम पर नहीं दोगे तो मैं रेंट लेट पे करने का तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, मैं रेंट लेट पे करने का तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो जो एरियर ऑफ रेंट है उस पे इंटरेस्ट मिला, किसान ने इसको लेट पेमेंट किया रेंट का, तो एसएससी ने उससे रेंट लेट पे करने पर इंटरेस्ट चार्ज किया। वो रेंट तो एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन रेंट लेट पे करने पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, फ्रूट्स, फ्लावर्स ग्रोइंग ऑन लैंड। तो फ्लावर की खेती की, फ्रूट्स वगैरह, फॉरेस्ट ट्री वगैरह सेल किए, पेड़ों की लकड़ी बेची, एग्रीकल्चरल इनकम है। लेकिन कैसे? ये ट्री वगैरह, ये फ्रूट्स फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? जो ग्रो हुए हैं नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली, अपने आप उगे, पेड़ पौधे अपने आप उगे, जंगल में पेड़ पौधे अपने आप उगे, आपने उनको बेचा, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। आपने पेड़ पौधे जंगल में जानबूझ के उगाए, फिर उनको बेचा, वो एग्रीकल्चरल इनकम है। जो पेड़ पौधे अपने आप उगे, नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली अपने आप उगे, उनको बेचा, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगी। ठीक है। फिर वाइल्ड ग्रास की स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हुई, जंगली घास अपने आप उग गई, उसकी कटाई करके बेच दिया, ये अपने आप उगी है, तो इसको सेल करके इनकम हुई, यह एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट बोल रही है जानबूझ के उगाओ, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आप करो, एफर्ट्स डालो अपने, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम है। अपने आप उगती है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगी। फिल्म शूटिंग इन ए फार्म हाउस में फिल्म शूटिंग की, उससे इनकम मिली, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। और एग्रीकल्चरल इनकम हुई है अगर आउटसाइड इंडिया, तो वो भी, उस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा सेक्शन 10(1) का। इस सेंस में बात हो रही है कि ये फिर इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, इस पर सेक्शन 10 क्लॉज 1 का एग्जम्पशन क्लेम नहीं किया जा सकता। तो अभी तक तो हमने पहले बात की कि इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम होती है तो सेक्शन 10 क्लॉज 1 में एग्जम्प्ट होती है। फिर उसके कुछ हमने एग्जाम्पल्स समझे। खैर, अब आगे की बात करते हैं।
इनकम टैक्स में इस एग्रीकल्चरल इनकम का क्या होगा? अभी हमने बात की कि इस पर सेक्शन 10 क्लॉज 1 में एग्जम्पशन मिलता है, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम के लिए सबसे खास पॉइंट कि इस पर इनकम टैक्स एक्ट में पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम लगती है। पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम क्या होती है? आजकल एक गाना चल रहा है, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। तो ये पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम कुछ ऐसे ही है। गवर्नमेंट ने एक बार बोला कि एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एग्जम्प्ट है, तो तुम मेरा कुछ नहीं है, ये टैक्सेबल रेंज में नहीं आता है, लेकिन फिर भी कुछ लागे, मतलब हम इसको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने में तो कंसीडर करेंगे। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने में कंसीडर करेंगे। हालांकि ये इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन इसको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने में कंसीडर जरूर किया जाएगा। तो ये कहलाती है पार्सल इंटीग्रेशन स्कीम। इसमें क्या होगा? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम के साथ जोड़ दिया जाएगा। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम के साथ जोड़ दिया जाएगा। कैसे? ये पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम काम कैसे करेगी, डिटेल में समझते हैं। हालांकि सेक्शन 10 क्लॉज 1 एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया को एग्जम्प्ट करता है, लेकिन पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम बोलती है कि इस एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर किया जाएगा इनकम टैक्स रेट पर्पजेस के लिए। इसका मतलब इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और फिर टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। तो यह है पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम। तो तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तो ये पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम कुछ इस तरीके से इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन इसको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए कंसीडर जरूर किया जाएगा। लेकिन पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम अप्लीकेबल किस पे होगी? कुछ कंडीशंस हैं, वो सेटिस्फाई होंगी तभी पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम अप्लीकेबल होगी। ये सारे एसएससीज पर अप्लीकेबल नहीं है। कौन से एसएससीज पर अप्लीकेबल है? जिन पर स्लैब रेट लगती है। स्लैब रेट कौन से एसएससीज पर लगती है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो जिन जिन पर स्लैब रेट लगती है उन्हीं एसएससीज पर पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम एप्लीकेबल होगी। तो अगर एसएससी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एजेपी मतलब आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस एसएससी का मायने नहीं रखता, वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम अप्लीकेबल होगी। है क्या वो अभी समझेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ रहे हैं ये स्कीम अप्लीकेबल होने की कंडीशंस। सेकंड कंडीशन, एसएससी की जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा जो इनकम है वो एक्सीड करती है बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट से। बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट क्या? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो एसएससी की नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है। और जो एग्रीकल्चरल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम तो बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है, और एग्रीकल्चरल इनकम खुद 5,000 को एक्सीड करती है। मॉनेटरी लिमिट बता रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम अप्लीकेबल हो जाएगी। ये पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम क्या है, तो समझते हैं स्कीम क्या है पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम। अगर एसएससी के पास एग्रीकल्चरल इनकम है
तो ये टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते समय कंसीडर होगी। कैसे कंसीडर होगी? एसएससी अपनी एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों जोड़ दे। तो होता क्या है, एसएससी की टोटल इनकम आ गई, टोटल इनकम आ गई, जीटीआई के बाद डिडक्शन लेस हो गए, टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम के अंदर ये एग्रीकल्चरल इनकम शामिल नहीं है। क्यों नहीं है शामिल? क्योंकि ये तो एग्जेम्प्ट है। तो ये टोटल इनकम के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम शामिल नहीं है। पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम कहती है कि जो टोटल इनकम है वो प्योरली क्या है? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। टोटल इनकम क्या है? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, इसके अंदर एग्रीकल्चरल इनकम शामिल ही नहीं है। तो आप एक बार इस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, टोटल इनकम प्योरली रिप्रेजेंट कर रही है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को, इसके अंदर एक बार तो आप जोड़ दो एग्रीकल्चरल इनकम, एक बार जोड़ दो। अब लोग बोलेंगे कि कैसे जोड़ दो, आपने तो बोला था एग्जेम्प्ट होती है। एग्जेम्प्ट होती है तो गवर्नमेंट की यहाँ रुको, अभी बताएंगे स्कीम पूरी, एक बार जोड़ो। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ एक बार तो आप एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ दो। जो टोटल अमाउंट बनता है टोटल इनकम, उस पे बेसिक टैक्स कंप्यूट करो। बेसिक टैक्स उस पे आ गया, वो लिख दो। फिर अब एसएससी का आर्गुमेंट है ये एग्रीकल्चरल इनकम आपने तो बोला इस पे टैक्स नहीं लगता है, अब आपने हमसे इस पे टैक्स कैलकुलेट करवा लिया। तो गवर्नमेंट कहती हाँ हमने ऐसा किया, लेकिन अब आगे की कहानी सुनो। हमने ऐसा किया, अब आगे आप क्या करो, एग्रीकल्चरल इनकम पर गलती से टैक्स लग गया, टैक्स गलती से लग गया। अब इसमें बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट जोड़ दो, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जैसी भी उस एसएससी पर एप्लीकेबल है, वो बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट इस एग्रीकल्चरल इनकम में जोड़ दो। फिर उस पे बेसिक टैक्स निकालो, वो लेस कर दो। तो हो गया अपने आप कि एक बार तो एग्रीकल्चरल इनकम, देखो एग्रीकल्चरल इनकम के डबल रोल है। एग्रीकल्चरल इनकम का फिगर दो जगह जुड़ेगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर जुड़ा एक बार, उस पर बेसिक टैक्स निकाल लिया। फिर यही एग्रीकल्चरल इनकम एक बार फिर बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट के अंदर जोड़ दो, फिर जो अमाउंट बनता है उस पे भी आप बेसिक टैक्स निकाल दो, और जो निकाला वो इसमें से लेस कर दो। तो अब जो बेसिक टैक्स बचेगा, अब जो लेस होके अमाउंट आएगा, वो है फाइनली आपका बेसिक टैक्स। इसमें सरचार्ज एज अप्लीकेबल ऐड हो जाएगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऐड हो जाएगा। ये तो बेसिक टैक्स निकाला है। तो पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम समझ आ गई। एग्रीकल्चरल इनकम क्या करनी है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में जोड़ा, फिर जो टोटल इनकम आ रही है उस पे बेसिक टैक्स निकाल दिया, फिर लेस करना है क्या, ये एग्रीकल्चरल इनकम फिर बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट में जोड़ दो, फिर जो टोटल इनकम आती है उस पे आप टैक्स निकाल दो बेसिक। ठीक है, ये वाला टैक्स जो आपने एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट पे टैक्स निकाला है, बेसिक वो लेस कर दो, फिर जो बेसिक टैक्स आएगा वो फाइनल में माना जाएगा। ये है आपकी पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी बातें, चलिए वो बात में करते हैं, पहले इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक में आ जाइए, पेज नंबर 212, पेज नंबर 215 पर क्वेश्चन नंबर 7, एग्रीकल्चरल इनकम पर क्वेश्चन नंबर 7। द टोटल इनकम ऑफ मिस पूजा, जिनकी एज 38 ईयर्स है, कंप्यूट करनी है आपको असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, और टोटल इनकम का अमाउंट आपको दे दिया गया है 7,57,000, 7,57,000 आपको टोटल इनकम का अमाउंट दे दिया गया है। अब कह रहे हैं
विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसके अंदर शामिल है, क्या शामिल है? इसके अंदर 90,000 सेक्शन 112 वाला LTCG शामिल है। सेक्शन 112 वाला LTCG इसके अंदर शामिल है। कितना शामिल है? 90,000। और विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ये कैजुअल इनकम होता है, ये 60,000 इसके अंदर शामिल है। और सेक्शन 111A वाला STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 30,000 भी शामिल है। और सेक्शन 112A वाला LTCG 1,15,000 भी इसके अंदर शामिल है। तो आपको टोटल इनकम दी गई, बताई गई कि 7,57,000 है, इसके अंदर ये सब शामिल है। ठीक है। फिर बताया गया कि एग्रीकल्चरल इनकम अर्नड बाय हर वाज 1,50,000। एग्रीकल्चरल इनकम इसकी 1.5 लाख है। अब पढ़ने से क्या फीलिंग आती है कि ये 1.5 लाख, अब एक बात बताओ मुझे, ये 1.5 लाख जो है इस 7,57,000 के अंदर शामिल है क्या? आपको बोला है विच इंक्लूड्स, तो बताइए 7,57,000 के अंदर ये 1.5 लाख शामिल है या नहीं? इनके बोल देने से थोड़ा ना होगा। टोटल इनकम के अंदर ये एग्रीकल्चरल इनकम शामिल ही नहीं हो सकती, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम टोटल इनकम के अंदर होती ही नहीं है। ये सेक्शन 10 क्लॉज 1 में एग्जम्प्ट है। क्या एग्जम्प्टेड इनकम टोटल इनकम का पार्ट बनती है क्या? नहीं। तो इनके इंक्लूड लिखने से इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या शामिल है? सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा यहां तक एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जम्प्ट होती है, वो जीटीआई का ही पार्ट नहीं बनती, तो टोटल इनकम का पार्ट कैसे बनेगी? अब आपको कह रहे हैं कि टोटल टैक्स कंप्यूट करें बाय टैक्स पेबल बाय मिस पूजा, टैक्स कैलकुलेशन करनी है। अब यहां पर आपको समझना है पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम कैसे अप्लाई करनी है। मैंने बोला टोटल इनकम प्योरली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को। उठा लो वो, इसके अंदर एग्रीकल्चरल इनकम शामिल नहीं है, तो जोड़ो इसमें एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, ये इसमें जोड़ा, तो मैं पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम अप्लाई कर रहा हूं। पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम में मैंने ये वाला पॉइंट अप्लाई कर रहा हूं अभी। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम उठाई 7,57,000, उसमें ये एग्रीकल्चरल इनकम जोड़नी है 1.5 लाख। फिर क्या करना है? उस पर बेसिक टैक्स निकालना है। तो कैलकुलेशन करते हैं। आपने टोटल इनकम जो प्योरली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके अंदर एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ दी, तो आपका टोटल इनकम ये एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ के कितना बना? 9,07,000। इस 9,07,000 पर आपको बेसिक टैक्स निकालना है। बेसिक टैक्स कैसे निकलेगा? क्या टोटल इनकम के अंदर स्पेशल इनकम शामिल है? और स्पेशल इनकम पर तो स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है, तो हम पहले स्पेशल इनकम पर स्पेशल टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। चेक करें क्वेश्चन में आपका सेक्शन 112 वाला LTCG कितना है? 90,000। 90,000 ये सेक्शन 112 वाला है, इस पर टैक्स रेट क्या लगाओगे? 20 और 10% टैक्स रेट का ऑप्शन बहुत लिमिटेड चीजों पे मिलता है, लिस्टेड सिक्योरिटीज इस पे और जीरो कूपन बॉन्ड पे मिलता है। ठीक है, अब जब तक बताए नहीं कि ये किस पे हुआ है, तो आप वो 10% के टैक्स रेट के ऑप्शन में जा नहीं सकते। तो क्या लगेगी टैक्स रेट? 20%। तो इस सेक्शन 112 वाले LTCG पर 20% टैक्स आपने निकाल दिया, 18,000। फिर कैजुअल इनकम, लॉटरी इनकम थी आपके पास, वो कितनी है लॉटरी की इनकम? 60,000। ये कैजुअल इनकम है,
कैजुअल इनकम पर टैक्स रेट क्या होती है? 30%। 18,000 ये आ गया, टैक्स आ गया। और फिर आपको सेक्शन 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, कितना दे रखा है? 30,000। इस पे टैक्स रेट क्या लगेगी? 15%। ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गई। फिर सेक्शन 112A वाला LTCG दे रखा है, आपको पता है सेक्शन 112A वाले LTCG पर 1 लाख रुपए तक 0% टैक्स लगता है। तो 1 लाख के ऊपर कितना जा रहा है? 15,000। उस पे कितना टैक्स लगेगा? 10%। तो ये हमने क्या किया, स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट से टैक्स कैलकुलेट कर लिया। बट क्या ये सिर्फ बेसिक टैक्स है? अभी तो बेसिक टैक्स है अभी तो, ठीक है। अभी हमने सिर्फ स्पेशल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया, बेसिक। अब बाकी की क्या नॉर्मल इनकम नहीं बची हुई है क्या? नॉर्मल इनकम नहीं बची हुई है क्या? उस पे भी तो स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपका ये वाला जो फिगर है 9,07,000, इसमें से आप स्पेशल इनकम लेस कर दीजिए। तो ये सारी आपकी स्पेशल इनकम थी, ये इसके अंदर शामिल थी, ये हटा दीजिए। तो ये हटाने के बाद अब पीछे क्या बचेगा? नॉर्मल इनकम बचेगी। तो अब नॉर्मल इनकम ही बची है, बैलेंस इनकम, इस पर स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है। तो अब बचा है आपके पास नॉर्मल इनकम 6,12,000, इस पर स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2.5 लाख तक 0%, 0 हो गया। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5%, कितना हो गया? 12,500। फिर 5 लाख के से 10 लाख के बीच की इनकम पर कितना? 20%। 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम कितनी होती है? 5 लाख। 5 लाख पे 20% कितना? यस, इतनी इनकम है ही नहीं। तो 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से 10 लाख के बीच इनकम कितनी है? कितनी इनकम है? 1,12,000। 1,12,000 है। 5 लाख के ऊपर इनकम तो ये 6,12,000 है। 5 लाख से ऊपर 1,12,000 ही हुआ। 1,12,000 पे टैक्स कितना लगेगा? 22,400। 22,400, ठीक है। ये टोटल कर लीजिए। टोटल कर लिया तो ये आ गया क्या? 34,900। बट ये भी क्या सिर्फ बेसिक टैक्स है? अभी तक बेसिक टैक्स है। तो अभी हमने क्या किया, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्रीकल्चरल इनकम पर बेसिक टैक्स आ गया, जो कि इन सारे टैक्सेस का टोटल है। किन सारे टैक्सेस का टोटल है? किन सारे टैक्सेस का टोटल है? एक तो ये और ये सारे बेसिक टैक्स हैं, चाहे स्पेशल इनकम हो चाहे नॉर्मल इनकम हो। तो ये टैक्स आ गया आपके पास। लेकिन क्या इसमें आपके एग्रीकल्चरल इनकम जुड़ी हुई थी? बिल्कुल। तो मैंने यही तो बोला था कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्रीकल्चरल इनकम पर बेसिक टैक्स निकाल लो। तो ये आपके पास आ गया। अब इसमें किससे क्या लेस करना है? क्या लेस करना है इसमें से? एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट। एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट जोड़ के उस पे बेसिक टैक्स निकालो। तो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ो, आपकी बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, उसमें जोड़ दो ये 4 लाख। अब 4 लाख पे टैक्स निकालो स्लैब रेट से। 4 लाख पर टैक्स निकालो स्लैब रेट से, तो 2.5 लाख तक तो 0, और 2.5 लाख के ऊपर कितना जा रहा है? 1.5 लाख। 1.5 लाख पे 5%। 1.5 लाख पे 5% निकालो, इस पे 5% कितना आया?
7,500। ये क्या इसमें से लेस हो जाएगा? इसमें से लेस हो जाएगा। तो आपका फाइनली बेसिक टैक्स पेबल आ गया 69,400। बेसिक टैक्स आ गया 69,400। तो ये हमने क्या किया? पार्सल इंटीग्रेशन स्कीम अप्लाई की। इसमें हमने क्या किया? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर मैंने बोला एग्रीकल्चरल इनकम के डबल रोल है। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो आपकी प्योरली जो टोटल इनकम थी वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम थी, उसके अंदर एक बार आप एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ दो, उस पे आप टैक्स निकाल लो। वो आ गया आपका 76,900। अब इसमें से लेस करो। अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या लेस करना है? एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट। कि बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट पे लगता नहीं है, जीरो टैक्स, और एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, गलती से लग गया उस पे टैक्स, तो वो हटाओ। तो वो लेस किया। वो अमाउंट था आपका 7,500, लेस हो गया। आपका फाइनली बेसिक टैक्स पेबल आ गया 69,400। इस पे आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो। किस पर? बेसिक टैक्स पर लगा दो 4%। क्या इतना आ रहा है? 2776। तो आपका नेट टैक्स टोटल कितना आ रहा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ के? 72,176। इसको राउंड ऑफ कर दोगे टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज टैक्स, रुपीज 10। कौन सा सेक्शन बोलता है? 288B। सेक्शन 288B बोलता है कि टैक्स की राउंडिंग ऑफ होती है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। लास्ट डिजिट 5 रुपए या 5 रुपए से ऊपर है तो उसे 10 रुपया मानो, और लास्ट डिजिट 5 रुपए से कम है तो वो उड़ा दो। क्लियर? तो फाइनली आपका टैक्स पेबल हो गया 72,180। अब इस पे मैं कमेंट करता हूं कि गवर्नमेंट ने ये पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम कौन से एसएससीज पर एप्लीकेबल की? जो स्लैब रेट से गवर्न होते हैं। स्लैब रेट से कौन से एसएससी गवर्न होते हैं? ओनली इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी। ठीक है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उन पर ही अप्लाई की स्कीम। और हमें चेक करना था कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है क्या। यहां पर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितनी थी? 7,57,000। वो बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही थी। और एग्रीकल्चरल इनकम किसको एक्सीड करे? 5,000 रुपए को, तो ही पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम अप्लीकेबल होती है। हमने अप्लाई करके देख लिया, कैलकुलेशन वाइज समझ आ गया। अब अगले मुद्दे पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने यह स्कीम बनाई क्यों। गवर्नमेंट का कहना है कि पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम जो वास्तव में किसान है उसको ही फायदा मिले। कैसे? जो प्योर किसान है उनको ही फायदा मिलना चाहिए। कैसे? एग्रीकल्चरल इनकम ही उनके पास, उस पर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और फिर एग्रीकल्चरल इनकम का ही टैक्स नीचे लेस भी हो जाएगा, तो उनका फाइनली बेसिक टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन अब आज की डेट में तो क्या है, बड़े बड़े फिल्म सेलिब्रिटीज जो हैं वो भी बताते हैं कि हमारे एग्रीकल्चरल इनकम है। फार्म हाउस ले लिया, फार्म हाउस पे एग्रीकल्चरल इनकम बता दी। बेसिकली वो उनके 2 नंबर का पैसा है और वो क्लेम कर लेते हैं ये तो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है, और एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है। तो गवर्नमेंट का कहना है, अंदर की बातें हमको सब पता है कि हो क्या रहा है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम इस तरीके से आपको पकड़ेंगे कि पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम बनाई हमने, एग्रीकल्चरल इनकम को एक बार जोड़ दिया, फिर बोला एग्रीकल्चरल इनकम दोबारा उसका टैक्स दोबारा लेस भी हो गया नीचे, तो इफेक्टिवली हमने एग्रीकल्चरल इनकम पर आपसे टैक्स लिया नहीं है। क्यों? एग्रीकल्चरल इनकम यहां एक बार जुड़ गई थी क्या?
यहाँ एक बार जुड़ गई, फिर उसका टैक्स ऊपर कैलकुलेट हो गया, नीचे लेस भी तो हो गया। तो गवर्नमेंट का कहना है हमने एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाया एक बार, फिर नीचे लेस भी तो कर दिया, तो हमने एग्रीकल्चरल इनकम पर आपसे टैक्स लिया नहीं है। लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। अगर गवर्नमेंट ये स्कीम नहीं बनाती तो फिर टैक्स कैलकुलेशन कैसे होती? अभी ये स्कीम से टैक्स कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। अगर सीधे सीधे आप टैक्स कैलकुलेट करते, अब मुझे बताइए, अगर गवर्नमेंट सिर्फ ये बोलती कि पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम है ही नहीं, पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम कुछ होती नहीं है, और सीधे लिखती बस कि एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट है बस, तो आपकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे होती? अगर पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम ना होती तो आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करते? एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब मुझे ये बताइए कि ये टैक्स तो आता ही एलटीसीजी का, ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, चेंज कहां आता? ये 6,12,000 नहीं रहता, फिर इसमें से 1.5 लाख हटा दो, एग्रीकल्चरल इनकम इसमें से हटा दो, तो 6,12,000 के अंदर फिर हम एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ते नहीं, इसमें से 6,12,000 में से एग्रीकल्चरल इनकम 1.5 लाख हटा दो, तो आपकी नॉर्मल इनकम कितनी बचती? कितनी बचती? 6,12,000 में से 1.5 लाख हटा दो, 4,62,000, 4,62,000 बचती। 4,62,000 पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकाल लो एक बार, 4,62,000 पर आप स्लैब रेट से एक बार टैक्स निकालो। 2.5 लाख तक जीरो, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की इनकम पर इस 4,62,000 पर टैक्स कैलकुलेट करो, कितना बनता है? 10, तो यहां पे कितना आता? 10,600, 10,600 आता। तो फिर ये सब कार्यक्रम तो होता नहीं, पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम तो लगाते नहीं, तो आपको कौन कौन से टैक्सेस पे करने पड़ते? ये स्पेशल इनकम के बेसिक टैक्स और ये नॉर्मल इनकम का बेसिक टैक्स। तो आपका बेसिक टैक्स कितना आता? 52,600, और उस पे आप 4% सेस भी लगा देते और नेट टैक्स आ जाता। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये स्कीम नहीं होती, अब मेरे को फाइनल बता दो, आप 4% टैक्स लगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ के मेरे को फाइनल फिगर बता दो। 54,704, ठीक है। तो अब कंपेयर करो, जो लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट है, टैक्स लगता कहाँ है उस पर, तो मेरे को एक बात बताओ, इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगा कि नहीं लगा? इनडायरेक्टली लगा है। समझे लॉजिक गवर्नमेंट का? इसलिए मैंने कहा था हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर है कि हम सिर्फ किसान, जो वास्तव में किसान है, उनको इस स्कीम से फायदा जरूर पहुंचेगा। वो एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ेंगे अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर, और मान लो उनकी प्योरली सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम ही है, तो उसका टैक्स इधर आ जाएगा, फिर एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स नीचे लेस हो जाएगा, तो इफेक्टिवली उनका बेसिक टैक्स तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो जो वास्तव में किसान है उसको तो उस पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो दिखावे के किसान हैं उनसे हम इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल इनकम पर भी टैक्स ले लेंगे। समझ गए बात? ये थी पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम। हम इसमें क्या किया, मैंने बोलो एग्रीकल्चरल इनकम को पहले किसके साथ जोड़ा? टोटल इनकम, जो
नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर उसमें उसका टैक्स कैलकुलेट कर लिया, फिर उसमें से क्या लेस किया, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट पर जो बेसिक टैक्स बनता है वो लेस कर दिया, ठीक है। तब जाके आया मेरा फाइनली बेसिक टैक्स। यहां पर सरचार्ज की बात होगी क्या भी? टोटल इनकम सरचार्ज सिचुएशनल है, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है तो लगता है सरचार्ज, इसकी टोटल इनकम तो 7,57,000 है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। चलिए ये थी पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम। अब बात करते हैं कुछ सिचुएशन में गवर्नमेंट बोलती है कि आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फसल उगाई, हम चेक करेंगे कि कैसी फसल है, गेहूं, चावल, ठीक है, इनकी खेती की आपने, ये पूरी की पूरी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। लेकिन कुछ सिचुएशन में गवर्नमेंट का कहना है हम सिर्फ पार्ट एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। तो अगर एसएससी का टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, ये है रूल 8 की बातें। तो टी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया करते हो तो इसका सिर्फ 60% पोर्शन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। 60% पोर्शन ही एग्रीकल्चरल इनकम मानते हुए एग्जेम्प्ट इनकम मानी जाएगी। इसका मतलब 40% पोर्शन टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। ये लास्ट वाला याद मत करना कॉलम, जो एग्जम्पशन है ना वो याद रखना। टी मैन्युफैक्चरिंग पर एग्रीकल्चरल कंटेंट कितना माना जाता है? 60% पोर्शन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है। ऐसे कभी मत बोलना कि 60% एग्रीकल्चरल और 40% नॉन एग्रीकल्चरल, फिर एग्जाम में कंफ्यूजन रहेगा कि 60 एग्रीकल्चरल था या 40 एग्रीकल्चरल था, फिर कंफ्यूज होते रहोगे। इसलिए हमेशा जो एग्जाम वाला है वही याद रखो, टैक्सेबल अपने आप पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो रूल 7A में लिखा है रबड़ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अलग अलग टाइप के रबड़ लिखे, उनकी सेल की रबड़ मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें एग्रीकल्चरल पोर्शन सिर्फ 65% माना जाएगा। रूल 7A, ये सेक्शन नहीं है, रूल है। फिर 7B1 उसके अंदर बोला कॉफी पर अगर 2 प्रोसेसेस करते हो, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, कॉफी के ऊपर छिलका है, ठीक है, उसको उतारा, कॉफी उगाई, उसको छिलके में से निकाला, क्योर्ड, ठीक है। अगर ये 2 प्रोसेसेस ही करते हो तो फिर एग्रीकल्चरल कंटेंट ज्यादा माना जाएगा। वैसे तो इसे कॉफी को क्या मानना चाहिए? टी के बराबर, चाय के बराबर मानना चाहिए। तो चाय पर कितना एग्रीकल्चरल पोर्शन माना गया था? 60%, तो कॉफी पे भी 60% माना जाना चाहिए। लेकिन आपने बहुत ज्यादा प्रोसेसेस नहीं की इस पर, तो सिर्फ इसको कॉफी को उगाया और ऊपर से छिलका उतारा, तो एग्रीकल्चरल पोर्शन ज्यादा मानेंगे, 60% के बजाय 75% एग्रीकल्चरल पोर्शन माना जाएगा। लेकिन अगर आप कॉफी उगाते हो, उससे छिलका उतारते हो, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, 4 प्रोसेसेस करते हो उस पर, ग्रोन, cured, roasted and grounded by the seller in India with or without any flavoring ingredients, उसमें कोई फ्लेवर मिलाते हो चाहे नहीं मिलाते हो, विथ और विदाउट। कॉफी के अंदर इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है उसका कसैलापन कम करने के लिए, उस इंग्रेडिएंट को बोला जाता है चिकोरी, ठीक है। वो इंग्रेडिएंट उसके अंदर मिलाया या नहीं मिलाया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 4 प्रोसेसेस आपने की, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड और ग्राउंडेड, फिर ये कॉफी चाय के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। और चाय पर एग्रीकल्चरल पोर्शन कितना माना गया था? 60%। तो
अब इस कॉफी के लिए जिस पर आपने 4 प्रोसेसेस परफॉर्म कर ली, तो ये चाय के बराबर एग्जम्पशन रहेगा, 60% पोर्शन एग्रीकल्चरल पोर्शन माना जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं टी, कॉफी और रबड़ बिजनेस। टी, कॉफी, रबड़ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसके लिए पार्ट इनकम ही एग्रीकल्चरल इनकम मानी जा रही है। इसके अलावा जैसे गेहूं की खेती की, तो उसके केस में तो 100% पोर्शन ही एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। तो इन एनी अदर केस आपने जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पैदा किया, उसकी मार्केट वैल्यू, फसल की मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, पूरी की पूरी इनकम 100% एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है, अब तो हमने देखा टी, कॉफी और रबड़ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के केस में एग्रीकल्चरल इनकम पार्ट इनकम ही मानी जा रही है। ठीक है, अब एक स्पेशल पॉइंट बताया था मैंने कि अगर फर्म एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में इंगेज्ड है, तो पार्टनर को जो सैलरी और इंटरेस्ट मिलता है वो पार्टनर के लिए एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, बताया था। तो अगर फर्म का टी बिजनेस हो तो ये 60% के रेशियो पार्टनर के लिए भी लग जाएंगे क्या? एक बात बताना, पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम पार्टनरशिप फर्म पर लगती है क्या? नहीं लगती। इसीलिए किस पे लगाई गई है? फर्म का बिजनेस है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, पार्टनरशिप फर्म पर पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम नहीं लगती। लेकिन मैंने बोला पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो सैलरी और इंटरेस्ट मिलता है वो पार्टनर के हैंड्स में, उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उनके हैंड्स में एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। अब बताओ, अगर फर्म का टी बिजनेस हो, आवाज नहीं, फर्म का अगर टी बिजनेस हो तो इस पर पार्ट एग्जम्पशन मिलता है 60%। तो अगर फर्म का टी बिजनेस हो और फर्म से पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो पार्टनर के लिए एग्रीकल्चरल इनकम है। तो मेरा सवाल ये है कि इस केस में पार्टनर के लिए 60% इनकम एग्जम्प्ट रहेगी क्या अगर फर्म का टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? बिल्कुल, वो एग्जम्पशन के रेशियो पार्टनर के लिए लग जाएंगे। तो आगे दे रखा है ये मैंने, अगर पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म से सैलरी और इंटरेस्ट मिलता है और उस पार्टनरशिप फर्म का क्या बिजनेस है? टी, कॉफी और रबड़ बिजनेस, तो टैक्सेबल 40% पोर्शन ही होगा। क्यों? बैलेंस वो 60% टी की बात कर रहा हूं, 60% एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। तो मैं ऐसे बोल दूं, पार्टनरशिप फर्म इंगेज्ड है टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, पार्टनर को उससे सैलरी इंटरेस्ट मिला, तो उस सैलरी और इंटरेस्ट का 60% पोर्शन पार्टनर के लिए एग्रीकल्चरल इनकम मानते हुए एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम फर्म पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वैसे तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कौन कर रही है? पार्टनरशिप फर्म, लेकिन सैलरी और इंटरेस्ट उस पार्टनरशिप फर्म से मिला, वो पार्टनर की एग्रीकल्चरल इनकम हो गई। तो पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम चूंकि फर्म पे नहीं लगती तो पार्टनर पे लगाई जाएगी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, लेकिन वो किस पे लगेगी? सिर्फ सैलरी और इंटरेस्ट पर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयर तो जो पार्टनर को फर्म से मिलेगा वो तो सेक्शन 10(2)A में एग्जेम्प्ट होगा। प्रॉफिट शेयर मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म इंगेज्ड है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में, उसे पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयर मिलेगा वो प्रॉफिट शेयर तो एग्जेम्प्ट है, अंडर सेक्शन 10(2)A में एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो इस चैप्टर की, अब एक स्टूडेंट ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा मेरे से कि सर
मेरा एक प्लान है, मैं अफीम की खेती करूंगा, अफीम की खेती करूंगा, तो मेरे ये एग्रीकल्चरल इनकम मानते हुए एग्जेम्प्ट होगी कि नहीं होगी? देखिए, अफीम की खेती अगर इलीगल वे में की जा रही है बगैर लाइसेंस के लिए, ठीक है, अफीम की खेती की जा सकती है। अगर लाइसेंस लेके कर रहे हैं तो यस, अफीम की खेती भी एग्रीकल्चरल इनकम मानते हुए एग्जम्पशन हो जाएगा, पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम भी लग जाएगी। कुल मिलाकर फिर वो एग्रीकल्चरल इनकम है। लेकिन अगर आप अफीम की खेती कर रहे हो बगैर लाइसेंस लेकर, तो फिर उसे एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। आप उस पर सेक्शन 10 क्लॉज 1 का एग्जम्पशन नहीं ले सकते, क्योंकि सेक्शन 10(1) में उस पर एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है, तो फिर उस पर पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम भी नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन बैंक में आ जाएं। पेज नंबर है आपके 216, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूट एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों बतानी है। एग्रीकल्चरल इनकम भी बतानी है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी बतानी है। पॉइंट नंबर ए, मिस्टर ए इज एंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। टी बिजनेस है इन इंडिया में। ही प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, उसने चाय बेची, सेल ऑफ टी, उससे सेल्स रेवेन्यू मिला 8,40,000, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, फसल उगाने में कॉस्ट लगी 3,10,000, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी लग गए, वो फैक्ट्री में लगे 1,32,000। तो एक्सपेंसेस जो हैं वो हम सेल रेवेन्यू में से लेस कर दें, तो मैंने सेल्स रेवेन्यू में से ये दो एक्सपेंसेस लेस कर दिए, नेट प्रॉफिट आ गया। ये नेट इनकम पर एग्जम्पशन मिलेगा। मेरा सवाल ये है कि क्या ये पूरी की पूरी ग्रॉस इनकम एग्जाम्प्ट होती है? पूरी ग्रॉस इनकम पर 60-40 के रेशियो लग जाएंगे, या ये रेशियो नेट इनकम पर लगेंगे? नेट इनकम पर लगेंगे। ये 60-40 के रेशियो नेट इनकम पर लगेंगे। ठीक है, तो अगर ये टी बिजनेस है तो कितना इनकम एग्जाम्प्ट होगी बोलो? 3,98,000 का 60% एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर टी मैन्युफैक्चरिंग है तो कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा? 3,98,000 का 60% कितना आएगा? 238,800, और बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, आपका आंसर चेंज हो जाएगा क्या अगर मिस्टर ए इंगेज्ड है इन ग्रोइंग एंड क्योरिंग कॉफी? दो ही प्रोसेस करता है, ग्रोन और क्योर्ड, 4 प्रोसेस नहीं करता, तो एग्रीकल्चरल पोर्शन ज्यादा माना जाएगा क्या? कितना माना जाएगा? 75%। तो इस 3,98,000 का 75% निकालिए। 3,98,000 का 75% इतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल। फिर पॉइंट नंबर 3, आपका आंसर चेंज हो जाएगा क्या अगर ये 4 प्रोसेस करता कॉफी पर, ग्रोइंग, क्योरिंग, रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग, तो ये कॉफी क्या हो जाती? इक्विवेलेंट टू टी। टी पर कितना एग्जाम्पशन है? 60%। तो 3,98,000 जो नेट प्रॉफिट आ रहा था उसका 60% एग्जेम्प्ट हो जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम मानते हुए। और अगर
पॉइंट नंबर डी, आपका आंसर चेंज होगा क्या अगर ये रबड़ प्लांटेशन होता और मैन्युफैक्चरिंग होती, उसकी रबड़ मैन्युफैक्चरिंग होती तो रेशियो कितना? 65%। तो मतलब आपके टोटल टी टी के लिए कितना रेशियो है एग्रीकल्चरल मानते हुए? 60, रबड़ के लिए 65, कॉफी के लिए 2 प्रोसेस की ग्रोन एंड क्योर्ड 75%, 4 प्रोसेस की ग्रोन, क्योर्ड और रोस्टेड और ग्राउंडेड तो 60% इक्विवेलेंट टू टी माना जाएगा, 60% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर ए इज इंगेज्ड इन, अब दिक्कत की बात है, आपने जीएसटी में पढ़ा होगा, एग्जामिशन चैप्टर जीएसटी में था आपके, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर आप शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, लेकिन शुगर केन बनाने के बाद आप और फर्दर प्रोसेस करती हैं उसकी, शुगर केन से शुगर बनाते हैं, तो वो शुगर बनाना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है। कहने का मतलब शुगर केन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, लेकिन शुगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है। पढ़ा था ऐसा कुछ? तो उसी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, मिस्टर ए इज इंगेज्ड इन ग्रोइंग शुगर केन एंड मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन इंडिया। अब दिक्कत की बात है, एसएससी पहले गन्ना उगाता है शुगर केन, फिर उसी गन्ने से शुगर प्रोड्यूस करता है, तो फाइनल उसका आउटपुट क्या है? शुगर। फाइनल आउटपुट क्या है? शुगर। तो अब कोई बोले नहीं नहीं ये तो शुगर मैन्युफैक्चरिंग करता है और शुगर तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता ही नहीं है, इसको एग्जम्पशन दो ही मत। सीधा फाइनल प्रोडक्ट देखते हुए इसका एग्जम्पशन नहीं जाएगा। क्यों? इसका आर्ग्यूमेंट है पहले मैंने शुगर केन प्रोड्यूस किया, फिर उस शुगर केन का मैंने कैप्टिव कंजम्पशन किया, खुद ही उस शुगर केन को मैंने यूज कर लिया। पहले गन्ना उगाया, फिर उसका मैंने खुद ही यूज कर लिया, उससे मैंने शुगर बनाई। मतलब मैंने शुगर केन का, इसको क्या बोलते? कैप्टिव कंजम्पशन। गन्ना उगाया, उसका मैंने कैप्टिव कंजम्पशन किया, खुद ही यूज करके शुगर बना दी। तो मैंने गन्ना तो उगाया है, मैंने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो पैदा किया है, तो मेरे को एग्जम्पशन मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब सीधा अल्टीमेटली फाइनल आउटपुट देखते हुए डिसीजन नहीं होगा। पहले शुगर केन बना, उसी शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस कर ली, तो फाइनल आउटपुट तो शुगर है, एग्जम्पशन कैंसिल, ऐसा नहीं होगा। शुगर केन तो प्रोड्यूस किया है, और शुगर केन प्रोड्यूस करना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, एग्जम्पशन मिलेगा, ऐसे एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। तो इसका मतलब 2 पार्ट में करना पड़ेगा हमको प्रोसेस में। पहले शुगर केन बनाया, वो तो एग्रीकल्चरल इनकम है, फिर उस शुगर केन से शुगर बनाई, वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। मतलब 2 टुकड़े हो गए हमारे इनकम के, 2 प्रोसेस हो गई। शुगर केन बनाना वो तो एग्रीकल्चरल इनकम है, शुगर केन से शुगर बनाना वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। तो 2 पार्ट में करेंगे हम इसको। आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूट एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं फाइनल आउटपुट शुगर बेच दी, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, 8,40,000 में बेचा। शुगर बेचने से जो इनकम होगी वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। तो मैं 2 पार्ट में कर देता हूं। शुगर केन की मैन्युफैक्चरिंग ये एग्रीकल्चरल है, और शुगर बनाना तो नॉन एग्रीकल्चरल है। 2 पार्ट कर दिए मैंने। अब कहानी तो शुरू हो रही है कि शुगर बेची, 8,40,000 सेल्स रेवेन्यू मिला, तो मैं इसको P&L अकाउंट के फॉर्मेट में लिख देता हूं। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, शुगर बेची, पैसा कितना मिला? 8,40,000। ठीक है, अब ये शुगर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने शुगर केन जो बनाया था उसका कैप्टिव कंजम्पशन मैंने किया,
उस शुगर केन की मार्केट वैल्यू मेरा एक्सपेंस माना जाएगा। तो आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है, अभी बढ़ते हैं आगे। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 3,10,000। तो 3,10,000 ये तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन किससे रिलेटेड है? शुगर से रिलेटेड है या शुगर केन से रिलेटेड है? शुगर केन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तो शुगर केन से रिलेटेड है, ये तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड है, तो उसको हम कहां लिखें? खर्चा। एग्रीकल्चर में लिखें तो ये खर्चा मैंने यहां लिख दिया। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में एक्सपेंस हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये किससे रिलेटेड हुआ होगा? अगर खेत के अंदर बोलते तो मैं बोलता कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस रिलेटेड है शुगर केन से। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हुआ है इन फैक्ट्री, मतलब शुगर केन से शुगर बनाने के लिए हुआ। किससे बिलोंग करता है? शुगर से। तो इसको यहां लिखूं, ठीक है, इसको यहां लिख दिया। अब आगे बोल रहे हैं कि जब यह शुगर केन फैक्ट्री में ट्रांसफर हुआ था तब इसकी मार्केट वैल्यू 6,28,000 थी। तो मैंने खर्चे तो लिख दिए शुगर केन प्रोड्यूस करने के, इसकी मार्केट वैल्यू को मैं क्या मान लू? सेल्स रेवेन्यू मान लेता हूं कि इस शुगर केन की मार्केट वैल्यू, हालांकि इस शुगर केन का मैं ही कैप्टिव कंजम्पशन कर रहा हूं, इसकी मार्केट वैल्यू को मैं सेल्स रेवेन्यू में लिखता हूं, ठीक है। तो जो नेट प्रॉफिट हुआ ये एग्रीकल्चरल इनकम है। 3,18,000 ये एग्रीकल्चरल इनकम है। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, इधर शुगर बेची, उसका P&L अकाउंट बनाया था, उसका नेट प्रॉफिट 80,000 आ रहा है, ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। किया क्या मैंने इसमें पूरे प्रोसेस में? कहानी ये है कि इनकम के दो टुकड़े हो गए। मैं पहले शुगर केन बनाता हूं, शुगर केन से शुगर बनाता हूं, ठीक है। तो शुगर केन बनाने तक तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, लेकिन शुगर केन से जब शुगर बनाता हूं वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। तो मेरे दो P&L बनेंगे। ये अमाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाउंट है, ये दोनों जगह P&L अकाउंट में आया। ये शुगर केन की मार्केट वैल्यू है, तो शुगर केन का जब P&L अकाउंट बनाया इसमें मैंने इसको सेल्स रेवेन्यू के तौर पे लिख दिया। फिर यही अमाउंट इधर फिर आया, ये शुगर के लिए कॉस्ट कहलाएगा या नहीं? खर्चा। तो ये फिगर दो जगह आएगा। जैसे मैंने बोला कैपिटल गेन चैप्टर में कि आपने 10 रुपए की कोई कैपिटल एसेट खरीदी, उसको स्टॉक में कन्वर्ट किया, स्टॉक में जब कन्वर्ट किया तब उसकी मार्केट वैल्यू 15 थी, फिर वो उसको आपने 22 में बेच दिया। तो मैंने बोला 15 से 22 तक की इनकम क्या बिजनेस इनकम है? स्टॉक बनाकर बेचा ना, तो बिजनेस इनकम। और ये 10 से लेकर 15 की इनकम क्या? कैपिटल गेन। पार्ट इनकम कैपिटल गेन थी और पार्ट इनकम बिजनेस इनकम थी। ठीक उसी पैटर्न पर पार्ट इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है, पार्ट इनकम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से करना है। अब कोई बोले कि यहां पर तो सारा का सारा शुगर केन शुगर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो गया, तो ये सारा का सारा अमाउंट इधर आ गया, कॉस्ट बन गया। कोई बोले नहीं, मैं तो पार्ट शुगर केन यूज करूंगा, बाकी 60% 100% गन्ना उगाया, उसका मैंने 80% तो शुगर केन डायरेक्ट मार्केट में बेच दिया 80%, और 20% ही मैंने शुगर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया। तो जो 80% शुगर केन डायरेक्ट मार्केट में सेल किया, उससे जो इनकम हुई है वो तो पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इनकम हो गई।
तो अगर एसएससी कुछ इस तरीके से करे तो वो पॉइंट मैंने उठाया इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर चारण ग्रोस पैडी एंड पैडी मतलब धान एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइस। इसका मतलब पहले धान उगाया, पैडी उगाई, तो पैडी तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, ये भी पढ़ा होगा आपने जीएसटी में। पैडी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, लेकिन जब पैडी से राइस चावल बनाए गए तो वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है। राइस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, पैडी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। तो आपने पहले पैडी ग्रो की, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, इसका आपने कैप्टिव कंजम्पशन किया और उससे राइस बनाया इन हिज ओन राइस मिल। He furnished the following details for the financial year 2022-23। अब समझना, ये अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पैडी, उसका 40% पैडी अलग यूज करेगा, 60% पैडी अलग यूज करेगा। तो आगे इंफॉर्मेशन दे रखिए, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ 40% ऑफ पैडी प्रोड्यूस। पैडी के प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है 9 लाख, ये इसने डायरेक्ट सेल कर दी, तो ये 40% पोर्शन इसने कैप्टिव कंजम्पशन नहीं किया, पैडी डायरेक्ट सेल कर दी, इस पैडी को राइस में यूज नहीं किया। 40% एग्रीकल्चर, तो ये पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी क्या? बोलिए, ये तो पैडी प्रोड्यूस करके डायरेक्ट मार्केट में सेल कर दिया 40%, तो ये पूरी की पूरी क्या एग्रीकल्चरल इनकम होगी? तो उसका सेल्स रेवेन्यू 18,50,000 और कॉस्ट आई थी 9 लाख, डिफरेंस कितना? 9,50,000। तो ये वाला पोर्शन 9,50,000 पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल इनकम है। ठीक है, ये किसके कनेक्शन में बात हो रही है? जो 40% पैडी डायरेक्ट सेल की गई, 40% पोर्शन पैडी डायरेक्ट सेल की गई, बाकी के 60% पैडी का क्या हुआ आगे बता रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस 60% ऑफ पैडी, उसकी कॉस्ट है 40,000 और उसकी मार्केट वैल्यू है 28,60,000। इस 60% पैडी का क्या यूज हुआ है? इस 60% बैलेंस पैडी का यूज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ राइस में। मतलब 60% पैडी का कैप्टिव कंजम्पशन हुआ, 40% पैडी डायरेक्ट मार्केट में सेल हुई, सिर्फ 60% पोर्शन का कैप्टिव कंजम्पशन हुआ। कैप्टिव कंजम्पशन हुआ सिर्फ 60% पोर्शन का। ठीक है, मतलब राइस की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुई सिर्फ 60% पोर्शन पैडी, और जो राइस प्रोड्यूस हुआ वो मार्केट में बेचा गया, उसका सेल्स रेवेन्यू दे रखा है 38 लाख। तो ये तो राइस है, ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, उसका सेल्स रेवेन्यू लिख दिया राइस का 38 लाख। ठीक है, अब इसके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस राइस के 3,60,000 वो इधर लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, राइस के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। फिर पॉइंट नंबर इसमें आइए, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस 60% पैडी, इसकी कॉस्ट पैडी उगाने में, पैडी तो क्या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो पैडी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, 60% की बात हो रही है जिसका कैप्टिव कंजम्पशन हुआ, तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 14,40,000 कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लिख दिया। क्रूशियल अमाउंट, इंपॉर्टेंट अमाउंट क्या है? जो कैप्टिव कंजम्पशन हो रही है 60% पोर्शन पैडी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? वो दो जगह आएगी,
कहाँ कहाँ आएगी वो दो जगह? एक तो वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए सेल्स रेवेन्यू मानी जाएगी, और नॉन एग्रीकल्चरल के लिए इधर कॉस्ट में आएगी। ये बात किसके कनेक्शन में हो रही है? 60% पोर्शन पैडी के कनेक्शन में हो रही है। बात समझ आई या नहीं? तो एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ दो, दो टाइप की एग्रीकल्चरल इनकम हो गई आपकी, 14,20,000 और 9,50,000 दोनों जोड़ दिए, एग्रीकल्चरल इनकम आ गई 23,70,000, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5,80,000। ये थी आपके एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अफीम, गांजा, इनसे रिलेटेड आपको बता दिया मैंने, लाइसेंस लेकर करते हो खेती तो यस वो एग्रीकल्चरल इनकम है। आप सेक्शन 10 क्लॉज 1 में एग्जाम्पशन ले सकते हो, और फिर पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम भी अप्लीकेबल हो जाएगी। बगैर लाइसेंस लिए किया तो फिर वो एग्रीकल्चरल इनकम ही नहीं है, और फिर उस पर पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम भी नहीं लगेगी। पर ध्यान रहे, पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी पे लगती है, मतलब जिन पर स्लैब रेट लगती है। और लगती कब है पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम? जब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक इनकम एग्जाम्पशन लिमिट को एक्सीड करे, और खुद एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए को एक्सीड करे। इसका मतलब अगर एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 के अंदर अंदर ही है तो फिर पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम भी नहीं लगेगी। समझ आ गया? चलिए आज की क्लास में इतना ही।